नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात। मेरा कला किसान दोस्तों, और सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये भी उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और मेरा क्लासेस के माध्यम से हम आपके लिए डेली एक नई वीडियो लेकर आते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी से हो सके। और उम्मीद करता हूं, भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप जो एनएम का जो टेस्ट देने वाले हैं 15-16 तारीख में, आप उसमें 101% सिलेक्टेड होंगे। मैं अपने गॉड से प्रार्थना करता हूं आपके लिए कि आप इसमें 101% सिलेक्ट होंगे। लेकिन ये सिर्फ मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेहनत करना आपके हाथ में दोस्तों। इसके लिए मेरा क्लासेस के माध्यम से आपको रोज़ एक नई वीडियो मिल रही है और आप उसकी स्टडी कीजिए। और क्योंकि कुछ टाइम और बचा है, मात्र 8-9 दिन और बचे हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट एग्ज़ाम सेंटर में होंगे और कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भी यही तैयारी के रिगार्डिंग मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत खास होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे उसके लिए भी बेल आइकन पर प्रेस कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। जी हाँ, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, ये देखा होगा आपने। तो इसमें पहला ऑप्शन है यूरोक्रोम, बाइल, कोलेस्ट्रॉल एंड रुधिर। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? यूरोक्रोम है। जी हाँ, पहला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यदि आप यूरोक्रोम की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हो। दोस्तों, बता देते हैं कि हम जब डेली पानी पीते हैं, कम पानी पीते हैं, पानी तो हम डेली पीते हैं लेकिन कम पानी पीते हैं, तो हमारा जो यूरिन होती है उसमें हल्का सा पीले कलर सा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम पानी की मात्रा कम है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कपड़े धोते हैं, जैसे हर जगह वॉशिंग मशीन नहीं है, लेकिन हम जहाँ वॉशिंग मशीन का यूज़ नहीं करते, हाथ से कपड़े धोते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम जब कपड़े धो लेते हैं तो उसको एक बाल्टी में एक पानी को में डुबोया जाता है और फिर उसमें से निकाला जाता है, जिसको खंगोलना बोलते हैं। जब उसमें से खंगोल कर निकालते हैं तो उसमें कुछ मटमैला पानी रह जाता है उस बाल्टी के अंदर। उसी प्रकार से जैसे अपन उसको दूसरे बाल्टी में करेंगे, मतलब पहला बार करेंगे तो उसमें थोड़ा मटमैला आएगा, फिर दूसरी बार करेंगे नए पानी में तो उसमें धीरे धीरे मटमैला पानी कम होता जाएगा। उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में जब हम पानी की मात्रा कम रखते हैं या कम पानी पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो यूरिन होता है उसमें हल्का पीला कलर देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो जो उसमें हमारे जो पेट के अंदर जो हमारे मांसपेशी है उसका फिल्टर होता रहेगा और हमारे जो यूरिन का जो कलर है धीरे धीरे वाइट होता जाएगा, मतलब क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश किया करो, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारी भी कमज़ोर होती है, आपके चेहरे पे अट्रैक्टिव होता है। तो प्लीज़ 8 से 10 लीटर पानी बिल्कुल डेली पानी यूज किया करो। तो आप पियोगे तो इसका बहुत फ़र्क महसूस होगा दोस्तों। तो ये मैंने एग्जांपल दिया और ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? वो है यूरोक्रोम। तो दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं मॉडल टेस्ट पेपर पर और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2026 25 जनवरी 2006 9 PM। ये पहले 25 जनवरी को ये इसका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, और ये 9 PM की 9 AM की इसमें शिफ्ट में हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था ये पेपर। और इस पेपर के माध्यम से हो सकता है कि आपके इसमें से 5 से 10 या 20 से 25 30 जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी मोटिवेट होगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत ले आया था। मतलब एक बार फिर से सुनिए, युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था। तो इसमें देख सकते हैं कि पानीपत की तृतीय लड़ाई, चौसा की लड़ाई, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और खानवा की द्वितीय लड़ाई। तो इसमें जो सही आंसर है वो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों, मेरे पास कमेंट आ रही है कि
मेरे पास मुझे कमेंट में कमेंट की जा रही है कि यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कि सर आप इसमें इंग्लिश में बताइए। तो सर इंग्लिश दोनों मोड में आता है पेपर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश मोड भी है और हिंदी मोड भी है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आप जो चूज़ करोगे उसी में आएगा। फिर इसके बाद यदि कोई चीज़ आपसे इंग्लिश में समझ में आ रही है तो इंग्लिश में जाकर देख सकते हैं, और हिंदी में जाकर चेक करना चाहते हैं तो हिंदी जाकर चेक कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज को पर क्वेश्चन वाइज चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना कि जैसे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में आप चूज़ कर लोगे कि इंग्लिश चूज़ कर लिए तो आप हिंदी में उस क्वेश्चन को नहीं देख सकते। आप बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पर क्वेश्चन को हर एक लैंग्वेज में देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मोड में। तो इसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि तीनों क्षेत्रों मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया था, वे क्षेत्र हैं। तीनों क्षेत्रों मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया था, वे क्षेत्र है। वो कौन सा क्षेत्र है? मध्य प्रांत, बरार और मध्य भारत, कैमूर सतपुड़ा और विंध्य पठार, मालवा सतपुड़ा और विंध्य पठार। इसके बाद मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। तो इसमें से देख सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन है वो मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। जी हाँ, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मतलब चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि 2011 में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी। जी हाँ दोस्तों, इससे क्वेश्चन उठ सकता है कि 2011 में प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.2 करोड़, 1.3 करोड़, 4.0 करोड़ एंड 3.2 करोड़। तो इसका सही आंसर है 7.2 करोड़, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के दो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। मध्य प्रदेश के दो सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं दोस्तों? आप गेस कर सकते हैं। तो जहाँ पे देखिए कि तांबा और लोहे अयस्क और कोयला, जस्ता और मैग्नीज, सोना और हीरा। तो इसमें सही आंसर है लोह अयस्क और कोयला, मतलब आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि 2-3 मॉडल टेस्ट पेपर में ये आया है, तो आप इसको ज़रूर IMP के तौर पर इसको लेना। इसके बाद मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है। कौन से क्षेत्रों को कहा जाता है गोल्डन क्षेत्रों? तो इसमें देख सकते हैं कि धार, सिंगरौली और छिंदवाड़ा, सिंगरौली, विदिशा और रीवा, ग्वालियर, झांसी और खजुराहो, विदिशा, ग्वालियर और उज्जैन। तो इनमें से सही ऑप्शन है ग्वालियर, झांसी और खजुराहो, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में खालिस्तान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? चित्रकूट। पहला ऑप्शन है चित्रकूट, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है दतिया या फिर चौथा ऑप्शन है बांधवगढ़। तो इनमें से कौन सा है? बांधवगढ़, मतलब चौथा वाला ऑप्शन सही है। मतलब मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ अपने चीतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित के बीच क्या समानता है? वधई, सायरा, जावरा या खालसा। तो पहला ऑप्शन आपके लिए सभी मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों के नाम। इसके बाद सभी नृत्य के रूप में जो मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है सभी प्रकार के भोजन है जो मध्य प्रदेश में आम है। इसके बाद सभी मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम। तो इसमें से गेस करिए दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होता है, तो आप गेस करिए। तो इसका सही ऑप्शन है सभी नृत्य के रूप में जो मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में किए जाते हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही है। यदि आप दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं तो आप उस जगह पे बिल्कुल सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक अभ्यारण्य जो भिंड में स्थित है। दोस्तों अभ्यारण्य वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, अभ्यारण्य का थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है, और आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में से मध्य प्रदेश समान ज्ञान में से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और विज्ञान में से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 100 क्वेश्चन। अब विज्ञान में से दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि विज्ञान तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है? एक तो केमिस्ट्री होती है, एक फिजिक्स होती है और एक बायोलॉजी होती है। इसकी मेन ब्रांच है साइंस, लेकिन ये इसके बाद इसकी 3 ब्रांच और होती है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, विज्ञान में ही आते हैं, लेकिन जो ब्रांचेस है, ये सब्जेक्ट कौन सा है? विज्ञान। तो इससे विज्ञान के ब्रांच के हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। तो अभ्यारण्य में देख सकते हैं कि एक अभ्यारण्य जो भिंड में स्थित है वो कौन सा है? भिंड अभ्यारण्य, कान्हा अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य या शिवपुरी अभ्यारण्य। तो इसमें सही ऑप्शन है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, मतलब आपका तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही है।
इसके बाद जिला डिंडोरी का हिस्सा है, जिला डिंडोरी का हिस्सा है, कौन सा है? सतपुड़ा अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभ्यारण्य या संजय डवरी अभ्यारण्य। वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं, इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं? तो पहला ऑप्शन है उनके व्यापक पत्ते होते हैं, इनके बहुत लंबे पेड़ होते हैं, इनके बाद इनके शंकु के आकार के पत्ते होते हैं। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? इनकी नेक्स्ट ऑप्शन है इनकी जड़ें सांसें लेने वाली होती है। तो इनका सही ऑप्शन है उनके व्यापक पत्ते होते हैं। इनका सही ऑप्शन कौन सा है? उनके व्यापक, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि नौरंदी अभ्यारण्य में इन जिलों को शामिल किया गया है, नौरंदी अभ्यारण्य में इन जिलों को शामिल किया गया है, वो कौन सा है? सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन। तो इसमें फिर इसके बाद रतलाम, धार और सीधी, इसके बाद केवल सागर या रायसेन और रतलाम। तो इसमें से सही ऑप्शन है सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन, मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। जीव के संदर्भ में संक्षिप्त CGA किसके संदर्भित करता है? तो मुख्यमंत्री जोनिर्द प्राधिकरण, मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण, केंद्रीय जोनिद प्राधिकरण, मुख्यमंत्री जोनिंग एजेंसी। तो इसका सही ऑप्शन है मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण, मतलब पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्वालियर का सिंधिया शासकों को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो कौन सा है? रानीखेत, शिवपुरी, जबलपुर या चित्रकूट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? शिवपुरी। इसमें से दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सरदारपुर अभ्यारण्य प्रबंधित किया जाता है, मतलब सरदारपुर अभ्यारण्य प्रबंधित किया जाता है कि सुरक्षा के लिए है, तो वो कौन सा है? खरमोर, चौरसिंघा, नीलगाय या घड़ियाल। तो इसमें से खरमोर, खरमोर इसका पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बीना रिफाइनरी में स्थित है, बीना रिफाइनरी में स्थित है, वो कौन सा है? चंदेरी, सागर, सतना या उज्जैन। तो वाला आपका सागर ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा नदी थी, वो कौन सी है? सोन नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी या गंगा नदी। तो वो सही ऑप्शन कौन सा है? नर्मदा। तो दोस्तों इस देखिए आपकी स्टडी के रिगार्डिंग ही हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सको और इसमें सेलेक्ट हो जाओ। इसके बाद यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो अच्छी बात है, बाकी नहीं भी देख रहे हो और आप काम करने में लगे हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चलाते रहना। आपको आवाज़ के माध्यम से सुनाई देगी, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि उसको हम सुनकर भी अच्छे तरीके से याद हो जाता है, देखने की बजाय हम सुनकर भी बहुत अच्छी तरीके से याद होते हैं। जैसे कि हम गाना सुनते हैं तो सुनकर ही करते हैं ना, जैसे कि हम हेडफोन में गाना सुन रहे हैं और इसके बाद हम बाइक चला रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम गाने को हेडफोन लगा कर सुनते हैं, तो सुन ही रहे हैं, देख तो नहीं रहे हैं, तो इससे हमें याद हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है, आपका काम भी होगा और आप इसकी स्टडी भी चलती रहेगी। तो आप इस तरीके से भी इस वीडियो को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नदी बनारस सहायक नदी है कि, तो कौन सी है? नदी बनास सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? वो चंबल नदी की, नर्मदा नदी की, ताप्ती नदी की, बेतवा नदी की या चंबल नदी की। तो इसका सही ऑप्शन है चंबल नदी। तो चंबल नदी मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप अजयगढ़ किला पर जाते हैं तो आप नदी को देख सकते हैं। जब अजयगढ़ जो किला है यदि उस पर आप चढ़ जाते हैं तो आप कौन सी नदी देख सकते हैं उस जगह से? तो ताप्ती और नर्मदा, यमुना, केन और खद्दर। तो इसमें से सही ऑप्शन है आपका केन नदी। केन नदी को आप अजयगढ़ किले पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कारी नदी से होकर बहती है, कारी नदी से होकर बहती है, कौन सी है? मुरैना, ग्वालियर, रीवा, इंदौर। तो इसमें सही ऑप्शन है मुरैना, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद सुनार सहायक नदी है, सुनार सहायक नदी है कि नर्मदा, चंबल, सोन या ताप्ती। तो सही ऑप्शन है नर्मदा, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्षेत्र की पहचान और सही उत्तर की चयन कीजिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र आपको कहाँ देखा है, ये कौन सी क्षेत्र का है, इसमें लिखा भी है क्वेश्चन क्षेत्र की पहचान और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्षेत्र कौन से इलाके में आता है दोस्तों, जिला में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कपिल धारा झरना, इसके बाद केन नदी, संगमरमर की चट्टान या चंबल नदी। तो दोस्तों इसमें से कौन सी है, देख सकते हैं कि संगमरमर की चट्टान। ये देख सकते हैं कि चारों तरफ संगमरमर की चट्टान बनी हुई है, तो इसका सही ऑप्शन है संगमरमर की चट्टान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से किसमें मैंगनीज बहुतायत में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है, इसके बाद बालाघाट और छिंदवाड़ा, अनूपपुर और भिंड, सीहोर और विदिशा, हरदा और ग्वालियर। तो इसमें सही ऑप्शन है बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वन्य जीव प्रबंधन में आम और तौर पर आप शामिल होता है, कौन सा होता है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय, इसके बाद उद्यानों का बनना, इसके बाद अवैध शिकार की रोकथाम और जानवरों की जनगणना गिनती, इसके बाद स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना और उपयोग करना, इसके बाद उपयुक्त सभी। तो इसमें से सही आप आंसर है उपयुक्त सभी, चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। बीडीए का पूरा रूप है, बीडीए का पूरा रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, बीडीए। तो यहाँ पे भोपाल विकास प्राधिकरण, भारत डेटा एजेंसी, भारत डेटा एजेंसी, बायोम डेवलपमेंट एसोसिएशन है, भोपाल विकास प्राधिकरण। देख सकते हैं दोस्तों कि बीडीए, तो बीडीए में देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इसका बीडीए का जो भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, भारत डाटा एजेंसी और बायोस्फीयर डेवलपमेंट एजेंसी एंड बायोम डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो दोस्तों इस तरीके से हम देख सकते हैं बीडीए। देखो बीडीए आपका इंग्लिश वर्ड होता है, लेकिन आपको हिंदी में इसको नहीं पता होगा, तो आपको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंग्लिश को अपने आप चेंज कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो उस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर हम जैसे कि बीडीए का हमने देखा, तो बीडीए यहाँ पे तो बीडी से नहीं हो रहा है, भोपाल से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी लैंग्वेज है, तो जहाँ पे हम इंग्लिश में देख सकते हैं, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो देखने के बजाय देखने में थोड़ा ईजी हो जाए और सरल हो जाए। इसके बाद इसका जो सही ऑप्शन है वो है भोपाल विकास प्राधिकरण, मतलब भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, भोपाल विकास प्राधिकरण इसका सही ऑप्शन है बीडीए का। इसके बाद एनबीडीसी का पूरा रूप, एनबीडीसी का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है नर्मदा घाटी विकास, नए घाटी विकास केंद्र, नर्मदा घाटी विकास केंद्र, राष्ट्रीय घाटी विकास केंद्र। तो इसका सही है नर्मदा घाटी विकास केंद्र, मतलब नर्मदा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि बेलसपन और परियोजना में स्थित है, बेलसपन और परियोजना में स्थित है, वो कौन सा है, विदिशा, सिधी, नीमच और धार। तो इसका सही ऑप्शन है नीमच, आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रियदर्शनी पार्क में खालिस्तान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है प्रियदर्शनी पार्क, भोपाल में है, इंदौर में है, ग्वालियर में है, उज्जैन में या फिर भोपाल में। तो इसका सही ऑप्शन है भोपाल में। प्रियदर्शनी पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, और ये 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, 1956, 1 नवंबर 1956। ये बात जरूर ध्यान रखना है। इस तरीके से आसपास के क्वेश्चन ध्यान में देख लिया करो। जैसे कि हम भोपाल की बात करें तो भोपाल क्या चीज़ है, कौन सा शहर है, तो भोपाल हमारे मध्य प्रदेश का मतलब राजधानी है जी। और इसके बाद भोपाल इसकी राजधानी कब बनाई गई थी, तो 1956 में बनाई गई थी। इससे पहले इसकी राजधानी थी वो थी नागपुर। तो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद संक नदी पर तांजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है, वो कहाँ है, तिगरा बांध, बाल सागर, इसके बाद बरगी बांध या धूती बांध। तो सही ऑप्शन है आपका तिगरा बांध, कौन सा, तिगरा बांध आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देख सकते हैं कि संजय सागर सिंचाई परियोजना के लाभ जिला को मिलते हैं, ग्वालियर, रतलाम, इंदौर या विदिशा। तो सही ऑप्शन है विदिशा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धूती बांध के ऊपर स्थित है, धूती बांध के ऊपर स्थित है, तो कौन सा है, बेनगंगा, बारना, चंबल, सोन या फिर बेनगंगा। तो इसका सही ऑप्शन है बेनगंगा, इसका सही आंसर रहेगा दूसरा वाला ऑप्शन। इसके बाद मेडी खेड़ा बांध के ऊपर बना हुआ है, मेडी खेड़ा बांध के ऊपर बना हुआ है, वो है सिंधु नदी, यमुना नदी, केन नदी या चंबल नदी। वो सही ऑप्शन है सिंधु नदी, कौन सा है, सिंधु नदी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद भारत में मानव जीवन तो शीघ्र अनुरेखण में प्रदर्शित किया गया है, तो भीमबेटिका की गुफाओं में, खजुराहो के मंदिर में, ग्वालियर का किला या फिर रीवा महाराजा के किले। तो इसका सही ऑप्शन है भीमबेटका की गुफाओं में।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को भी कहा जाता है। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को भी कहा जाता है। तो सही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन है आपके लिए परी फॉल्स, काबिनी फॉल्स, रजत फॉल्स या कपिल झरना। तो सही आंसर है परी फॉल्स, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पेरी फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो जहाँ पे देख सकते हैं कि खजुराहो के मंदिर के सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़ा समूह है। खजुराहो के मंदिर के सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़ा समूह है उत्तरी समूह, दक्षिणी समूह, पश्चिमी समूह या पूर्वी समूह। तो इसमें से सही ऑप्शन है पश्चिमी समूह, तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद पश्चिमी समूह मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि रूपनाथ में से एक है, रूपनाथ खालिस्तान में से एक है। तो रूपनाथ में देख सकते हैं पहला ऑप्शन ओमकारेश्वर में मंदिर, उज्जैन में विष्णु मंदिर, खजुराहो में जैन मंदिर और ज्योतिर्लिंग। तो सही ऑप्शन है ज्योतिर्लिंग, चौथा वाला मत। तो ज्योतिर्लिंग से मैं याद आया दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक तो है उज्जैन में महाकालेश्वर, इसके बाद ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर में भी 2 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, जिसमें से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक है उज्जैन में और एक है ओमकारेश्वर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा किला भारत में किला के बीच मोती के रूप में जाना जाता है। तो वह इंदौर किला, ग्वालियर का किला, महाराजा के किला, राणा सांगा किला। तो सही ऑप्शन है ग्वालियर का किला, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि चित्र को पहचाने और सही उत्तर चुने। दोस्तों ये बिल्कुल देखने में आपको बिल्कुल पहचाना हुआ लग रहा है और आप यहाँ पे 101% गए होंगे। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन देख सकते हैं उज्जैन में शिव मंदिर, भोजपुर में शिव मंदिर, खजुराहो में जैन मंदिर या भीमबेटका में रॉक का मंदिर। तो दोस्तों ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, चित्र देखकर ही पता चल रहा है कि ये भोजपुर में शिव मंदिर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भोजपुर में सबसे बड़ा शिव मंदिर है, वो कहाँ पर है, भोजपुर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि कुंभ मेला में एक बार मनाया जाता है। कुंभ मेला में एक बार मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है कुंभ मेला में खालिस्तान में एक बार मनाया जाता है। तो वह 14 साल में, 12 साल में, 10 साल में या 3 साल में। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि 12 साल में, क्योंकि हमने सीरियल में भी आता है कुंभ का मेला में घूमे थे हम, मिले कोई जैसे कोई बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो अपन उससे बोलते क्यों भाई कहाँ खो गए थे, कुंभ का मेले में घूम गए थे क्या, नहीं। तो वो कुंभ का मेले की एक उदाहरण देते हैं। तो कुंभ का मेला वो होता है वो 12 साल के बाद एक बार आता है, जो उज्जैन में होता है वो 12 साल में आता है दोस्तों कुंभ का मेला। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भारत का भौगोलिक केंद्र गांव है, भारत का भौगोलिक केंद्र गांव है, वो कौन सा है, जबलपुर के पास करौड़ी, देवास में बागली, इसके बाद बैतूल में अमला या बैतूल का शाहपुर। तो इसका सही ऑप्शन है जबलपुर के पास करौड़ी, आपका ये ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सही जोड़ी बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए सही जोड़ी चुनिए। तो देखिए उदयगिरी गुफाओं भोजपुर में है, भर्तृहरि गुफा विदिशा में है, इसके बाद पांडव गुफाएं पचमढ़ी में, भीमबेटका की गुफाएं उज्जैन में है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, पचमढ़ी। तो इसके पांडव गुफाओं पंचमढ़ी, पांडव की जो गुफा थी वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पचमढ़ी में है दोस्तों, और इसके बाद पांडव कहाँ के दोस्तों है, पांडव आपको पता है कि महाभारत के पात्र हैं, 5 पांडव थे और ये इनकी जो गुफाएं थी वो पचमढ़ी में। इसके बाद कहा जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा जाता है कि इस मध्य प्रदेश के ज़िले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। कृष्ण जी ने और बलराम जी ने मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में, मतलब ज़िले में शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो पहला ऑप्शन है रतलाम, अवंती और उज्जैन और मांडू। ये ऑप्शन ये क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। तो इसमें से देख सकते हैं कि पहला वाला है उज्जैन, उज्जैन में ही इन्होंने बलराम जी ने और कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ पर प्राप्त की थी, उज्जैन में। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि इसमें क्वेश्चन में आए या नहीं आए, मतलब आपका जो एनएम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है ज़रूरी नहीं कि उसमें, लेकिन हमारे जीके के लिए इसको याद होना चाहिए कि कृष्ण जी ने जो शिक्षा प्राप्त करी थी मध्य प्रदेश में उज्जैन में की थी, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर कहा जाता है। तो पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन और बेलेस्ले, इसके बाद कॉर्नवालिस। तो सही वाला ऑप्शन है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, खजुराहो का उल्लेख के
द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय दौरान राजधानी के रूप में किया गया था? तो पहला ऑप्शन है फाहिए, तानसेन, पुष्यमित्र या अल-बेरूनी। तो सही ऑप्शन है अल-बेरूनी, आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि खालिस्तान ने दूसरी शताब्दी में मालवा पे विजय प्राप्त की थी। दूसरी शताब्दी में किससे प्राप्त की थी? तो देख सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद बाणवत्ता और राष्ट्रकूट, पुष्यमित्र शुंग। तो इसका सही ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। जहाँ पर देख सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग और पुष्यमित्र शुंग तो दो ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं, तो इसका ऑप्शन दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि यदि कोई क्वेश्चन में दो ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको ज़रूर फिल कीजिए, भले ही आप पेनल्टी क्यों न लगे। एनएम से ही मतलब नहीं, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो कुछ एग्जाम में क्या होता है कि नेगेटिव मार्क्सिंग होती है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। यदि दो ऑप्शन एक साथ मिलते हैं तो आपको उसको ज़रूर करना है, क्योंकि वो मिसप्रिंट होता है और उस पर आपको पूरा नंबर मिलेगा, चाहे आप गलत क्वेश्चन का आंसर क्यों ना दो। तो इसके बाद पुष्यमित्र शुंग, मतलब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये आदमी चंबल का शेर कहा जाता था। ये आदमी चंबल का शेर कहा जाता है, कौन सा है भाई ये? तो देख सकते हैं कि डाकू मानसिंह, दस मोहम्मद खान, तोमर मोहम्मद, अली अकबर तोमर। तो इसमें से सही है डाकू मानसिंह, जो कि चंबल का शेर भी कहा जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। ये एक मोरक्को यात्री थे जिसने अपने लेखों से खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया था। तो है अल-बेरूनी, फाहिए, इब्न बतूता, इसके बाद शेर शाह सूरी। तो सही ऑप्शन है इब्न बतूता, मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजयगढ़ खालिस्तान के द्वारा स्थापित किया गया था। वो है मान सिंह, घूमन सिंह, मिश्रा सिंह, देवीलाल गौड़। इसके बाद घूमन सिंह आपका कौन सा ऑप्शन है? मतलब आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि देवास खालिस्तान द्वारा पाया गया था। देवास खालिस्तान द्वारा पाया गया था, तो वो है तुगजी राव और जीवाजी राव, प्रसाद मिश्र और अजी मिश्रा, परमार और सिंधिया। तो ये इसका सही है तुकोजी राव और जीवाजी राव, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किससे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 1955 में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, इसके बाद महादेवी वर्मा, रघुवीर सहाय या विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे एंड हो रहे हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए कि बरुद्दीन जलालुद्दीन काजी प्रसिद्ध फिल्म हास्य अभिनेता और अधिक लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है। तो वो है देवेंद्र वर्मा, केस्टो मुखर्जी, जॉनी लीवर्स और जॉनी वॉकर। तो इसके बाद सही ऑप्शन है इसमें से है जॉनी वॉकर। तो दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन खत्म हुए। इसके बाद हम अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, वह हम साइंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। साइंस में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपको पता है, साइंस में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं साइंस के क्वेश्चन। तो इसमें पहला ऑप्शन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हम साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं। तारे का ईंधन क्रिया होगा जब वह विशाल तारे के रूप में होता है। तो पहला ऑप्शन है साइंस का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है हीलियम आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन साइंस आपको लिए थोड़ी डिफिकल्ट पड़ सकती है, लेकिन इतनी डिफिकल्ट नहीं है जो कि आप कर ही ना सको। क्योंकि कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इस बात का ध्यान रखना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। यदि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो साइंस तो कुछ बात ही नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि उपग्रह से संचार का कार्य किसके द्वारा होता है? उपग्रह से संचार का कार्य किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है अभिग्राही रेडार, प्रश्नानुकार, इसके बाद प्रक्षेत्र। तो इसका सही है प्रश्नाकुर आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जहाँ पे देख सकते हैं उपग्रह को वृत्तीय कक्षाओं में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जिसके द्वारा दिया जाता है? पहला ऑप्शन है विद्युत बल द्वारा, चुंबकीय बल द्वारा, नाभिकीय बल द्वारा या गुरुत्वीय बल द्वारा।
तो इसका सही ऑप्शन है गुरुत्वीय बल द्वारा। इसका चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्षा का होना और हिमपात का प्रमुख कारण है। वर्षा का होना और हिमपात का प्रमुख कारण है तो क्या है? पृथ्वी के वायुमंडलीय प्रभाव से, पृथ्वी पर मंगल का गुरुत्वीय प्रभाव से, या फिर पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वीय प्रभाव और पृथ्वी पर चंद्रमा का वायुमंडलीय प्रभाव। तो इसका सही ऑप्शन है पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वीय प्रभाव। तो इसका सही है ऑप्शन आपका दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि एंग्स्ट्रॉम इकाई के लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग होता है? तो है ए नोड के AU। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा वाला ए नोड। ए जो A⁴ लगा उसका ए नोड भी बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि FPS पद्धति में लंबाई की इकाई है तो कौन सी है? फुट, पाउंड, मीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। FPS मतलब इसमें से कौन सी है? पूछा गया है कि FPS में पद्धति में लंबाई की इकाई कौन सी हो जाएगी? फुट। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें से देख सकते हैं कि फुट इसका सही ऑप्शन है। इसमें लिखा भी है, मतलब आपको जैसे कि इसमें इकाई बहुत सारी आती है, जैसे FPS है, MKS आएगी, CGS आएगी और फिर आएगी SI। तो इसका सही ऑप्शन है अभी इसका तो फुट। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि अपने अक्ष पर घूमने में एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है या फिर सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, दोनों को नहीं बताया है। तो इसमें हम इस ऑप्शन देखकर पता चलेगा कि वो किसका बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको उलझा हुआ आता है। सीधा सीधा पका पकाया आपको कोई नहीं देगा, आपको पकाना पड़ेगा और फिर खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 दिन में, 100 दिन में, 24 घंटे में या फिर 365 दिन टू दी पावर 1/4 दिन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सही ऑप्शन है 365 दिनों में। 365 दिन 1 घंटा, मतलब इसका पता है आपको क्या मतलब हो रहा है? जैसे कि 24 दिन मतलब 24 दिन में तो है ही नहीं ऑप्शन ऐसा कुछ भी। 100 दिन और एक 24 घंटे। 24 घंटे कह सकते हैं कि हम पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक घूमती है, अपनी एक्सिस पे वो 24 घंटे में पूरी करती है। इसके बाद यहाँ पे घंटे वाला एक ही ऑप्शन है, इसके बाद बाकी सब दिन है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज होना है, कंफ्यूज जरूर होंगे आप, क्योंकि 24 घंटे में घूम रही, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं बताएगा कि अपने अक्ष पे घूम रही है या फिर सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इसमें सही ऑप्शन इन्होंने बताया है कि 365 दिन और टू दी पावर 1/4 मतलब एक दिन का चौथा हिस्सा, मतलब 365 दिन 6 घंटा हुआ। इसका मतलब जो 1/4 लिखा है ना, उसका मतलब है 6 घंटे, मतलब 365 दिन 6 घंटे में अब पृथ्वी को एक चक्कर लगता है। तो ये चक्कर कितने समय लग रहा है? 365 दिन 6 घंटे, और ये सूर्य के चक्कर लगा रही है। आपको पता है कि 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। इसके बाद ऐसे 4 साल तक चक्कर लगाएगी और चौथे साल में जाके लीप ईयर में हो जाएगी। और जो 6 घंटे जो बढ़ रहे हैं वो चौथे साल जाकर 1 फरवरी में जुड़ जाते हैं, जिसको हम लीप वर्ष भी कहते हैं, और उस साल को लीप ईयर बोलते हैं। और इसके बाद उस साल में कितने दिन होते हैं? 366 दिन हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, शरीर का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है, इसकी मान SI इकाई में है तो कौन सा है? 273 केल्विन, इसके बाद 319.51 केल्विन, इसके बाद 219.15 केल्विन, इसके बाद 283 केल्विन। तो दोस्तों केल्विन में बदलने के लिए मैं आपको सीधा एक तरीका बता देता हूँ कि जो डिग्री 46 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, जैसे 46 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसको हमें केल्विन में बदलना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 273 प्लस कर दो आप, ठीक है ना। 273 प्लस कर दोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें दिया है कि इसमें सही ऑप्शन है कि 319.5 के, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत भी हो सकता है। आपको इसमें प्लस करना है। देखिए जहाँ पे दिया है कि शरीर का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और इसकी मान SI इकाई में क्या है, तो इस तरीके से आप इसका भी बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका सही आंसर है 319 है, और इसी को उन्होंने पूछ लिया कि इसको केल्विन में कितना होगा। तो केल्विन में बताने के लिए जैसे मैंने अभी प्रोसेस में बताया है आपको कि 46 डिग्री सेल्सियस में 273 डिग्री इसमें प्लस कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। और यदि केल्विन में दिया है और केल्विन में से आपको डिग्री सेल्सियस में जाना है
तो आप इसको क्या कर लोगे कि जो केल्विन में दे रखा है 273 डिग्री को माइनस कर लोगे। इसके बाद जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, इसकी संगत फ़ारेनहाइट में मान है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो स्वस्थ मनुष्य का मतलब आप यदि सामान्य मनुष्य है और उसको कोई बीमारी नहीं है तो उसका जो तापमान होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ध्यान रखना 37 डिग्री सेल्सियस होता है स्वस्थ मनुष्य का तापमान। और यदि आप उससे पूछा गया है कि इसकी संगत फ़ारेनहाइट में बताना है, किस में बताना है दोस्तों, फ़ारेनहाइट में बताना है, फ़ारेनहाइट में। तो इसमें फ़ारेनहाइट में आपको बताना है तो फ़ारेनहाइट का ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट, इसके बाद 310 फ़ारेनहाइट, इसके बाद 385 फ़ारेनहाइट और वो होता है 80 फ़ारेनहाइट। तो ये तो जीके वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यदि आप पहला वाले ऑप्शन की बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है, 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ध्यान रखना स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है, सॉरी बॉडी का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में बता दिया 98.6। अब इसको हम किस में करते हैं, इसको केल्विन में निकालते हैं। केल्विन में कैसे निकालेंगे हम, तो केल्विन में निकालेंगे तो जो 37 डिग्री सेल्सियस तो हम निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे 273 डिग्री को हम प्लस कर देंगे, 273 डिग्री को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे 7 3 10 होते हैं, इसके बाद 7 और 3 10 होते हैं, 7 3 10 फिर से होगा और एक के लिए हम हासिल का 1 लगा देंगे, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 310 केल्विन हो जाएगा आपका ये। यदि इस तरीके से क्वेश्चन आता है केल्विन में चेंज करने का तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका रहेगा आपका किसका, स्वस्थ मनुष्य का। और यदि इसको आप केल्विन में देखेंगे तो आपका वो 310 केल्विन हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि एक साधारण लोलक 1 मिनट में 40 दोलन पूरे करता है, उसकी आवृत्ति निकालिए। एक साधारण लोलक 1 मिनट में 40 दोलन पूरे करता है तो उसकी आवृत्ति निकालिए। तो पहला ऑप्शन है 0.6 प्रति सेकंड, 1 प्रति सेकंड, 1.5 प्रति सेकंड। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 5.7 प्रति सेकंड। और इसमें से है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है 0.67 प्रति सेकंड, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक समूह 13 का अधातु तत्व अधिक सख्त कला ठोस है जिसका प्रयोग शरीर को बुलेट से बचाने वाले वस्त्रों को बनाने में किया जाता है, उस तत्व को पहचानिए। तो इसका सही पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम्स, बोरॉन्स। तो इसका सही ऑप्शन है बोरॉन। किसका ऑप्शन है बोरॉन, आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सभी विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं है खालिस्तान प्रतिक्रियाएं। तो इसका सही पहला ऑप्शन है विघटन, अपक्षेपण, इसके बाद संयोजन या रेड क्रॉस। तो इसका सही आंसर है रेड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्याज की गंध की तरह पदार्थ, यहाँ पे प्याज की गंध की तरह के पदार्थ अम्लीय और क्षारीय मध्यम में अलग अलग तरह की गंध देते हैं, उनको वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है उदासीन सूचक, ग्रहणीय सूचक, अम्ल क्षार सूचक, इसके बाद प्राकृतिक सूचक, वो है ग्रहणीय सूचक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रहणीय सूचक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल में लंबी तथा जुड़ी हुई शाखाएं एक वांछनीय लक्षण है। तो वह अनाज, दाल, तेलबीज या चारा। तो सही ऑप्शन है चारा। इसके बाद देख सकते हैं कि पानी की कौन सी विशेषता पानी की बूंद को गोली आकार देने के लिए उत्तरदायी है। पानी की कौन सी विशेषता पानी की बूंद को गोली आकार देने के लिए उत्तरदायी है, वो कौन सा है, उत्सपन, श्यानता, संघनन या पृष्ठ तनाव। तो सही ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वह संयोजन जिसका प्रयोग मिश्रित फसल के लिए नहीं किया जाता है, तो वो कौन सा है, गेहूँ सरसों, मूंगफली सूरजमुखी, गेहूँ चना, गेहूँ मक्का, इसके बाद गेहूँ मक्का। तो इसका सही ऑप्शन है गेहूँ मक्का, इसके बाद चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1.825 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उदासीन करने में कितने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होगी। तो 3.0, 2.0, 3.3 या 2.8। तो इसका सही ऑप्शन है 2.0, दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पशुओं में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पशुओं में नहीं पाई जाती है? तो देख सकते हैं कि पेट तथा मुंह की बीमारी, गोसीतला, सर्फेडक्स, इसके बाद एनर्थम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्फेडक्स। और इसके बाद दोनों को बीजों के रूप में प्रयोग करने हेतु उनके संचयन में किस तरीके को अपनाया जाता है? तो सही है और पहला ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश में सुखाना, कीटनाशक का छिड़काव, पानी में उबालना, कवक विनाशक के रूप में उपचार। तो पानी में उबालना इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि क्या है? बर्फ़ पानी पर तैरती है, इसका इमेजिन किया आपने कभी? बर्फ़ पानी पर ही क्यों तैरती है? इसके बाद देख सकते हैं कि बर्फ़ क्रिस्टल की चतुष्फल की संरचना, उसका आयतन बढ़ा देती है। इसके बाद बर्फ़ क्रिस्टल बनते हैं, आयनिक बंध के द्वारा बनते हैं। इसके बाद बर्फ़ के क्रिस्टल में सहसंयोजी बंध दिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है आपका, बर्फ़ पानी से ज़्यादा सघन होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बर्फ़ क्रिस्टल की चतुष्फल की संरचना उसका आयतन बढ़ा देती है। दोस्तों उसका आयतन मतलब उसका जो फैलाना होता है, उसकी जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए जो बर्फ़ होती है पानी के ऊपर तैरती रहती है। वो जितना एरिया कम होगा वो डूब जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक लोहे से बनी एक कील यदि हम पानी में ऊपर रख देते हैं, पानी में फेंक देते हैं तो पानी में डूब जाती है। लेकिन लोहे से बना एक जहाज पानी में तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका आयतन बढ़ा हुआ है। ठीक है, वो फैला देती है अपने सरफेस एरिया को, इसलिए पानी में जहाज ऊपर तैरता रहता है और बर्फ़ भी पानी के ऊपर तैरती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। बर्फ क्रिस्टल के चतुष्फल नेक्स्ट क्वेश्चन है BOD का अर्थ है। BOD का अर्थ है, BOD का अर्थ क्या होता है? और देख सकते हैं कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता, रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता, जैव भौतिक ऑक्सीजन आवश्यकता या उपरोक्त सभी। तो इसमें से सही ऑप्शन है जैव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता। जैव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार इस अभिक्रिया के ऑक्सीजन का गुणांक C5H12 प्लस डैश O2 डैश 5CO2 प्लस 6H2O। तो इसका सही है 4,6,8,2। तो इसका सही ऑप्शन है 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो जीके का क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 5 जून, 22 अप्रैल और इसके बाद 23 दिसंबर। तो इसको सही ऑप्शन है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद इसी का क्वेश्चन एक आता है, वो आता है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद देख सकते हैं कि भोजन श्रृंखलाओं को आधारभूत संवर्ग में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4, 3, 5 और 7। इसके बाद इसमें से सही ऑप्शन है 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि दिए गए पदार्थ की गंध को मापने का उचित तरीका है। देखिए गंध आती है तो उसको उचित मापने का सही तरीका कौन सा है? तो देख सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन इस तरीके से भाई साहब देख सकते हैं कि जहाँ पे सूंघ रहे हैं, इसके बाद इस तरीके से सूंघना चाह रहे हैं इसको, फिर इस तरीके से इसको बताया गया है और फिर इस तरीके से। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? देख सकते हैं कि दूसरा वाला, पहला वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला या फिर तीसरा वाला। तो इसके बाद देख सकते हैं ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा वाला देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको सूंघ कर देख सकते हैं और यही तरीका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण किसके संबंधित मुख्य शब्द है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, कार्बन चक्र और जली चक्र। तो इसका सही ऑप्शन है कार्बन चक्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि BF3A के इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इसलिए ये किस रूप में कार्य करता है? तो देख सकते हैं कि लुईस अम्ल, लुईस क्षार और इसके बाद लवण। तो इसका सही ऑप्शन है इसके बाद लवण अम्ल क्षार सूचक और इसका सही ऑप्शन है लुईस अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि विटामिन जो लोहे के अवशोषण में मदद करता है तथा रुधिर सिराओं को मजबूत करता है वह खालिस्तान है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही ऑप्शन है विटामिन सी। इसके बाद शक्ति और खाद दोनों किसके द्वारा प्रदान की जाती है?
शक्ति और खाद दोनों किसके द्वारा प्रदान की जाती है? वो है नाभिकीय संयंत्र, ऊष्मीय संयंत्र, जैव गैस संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र। इसका सही ऑप्शन है जैव गैस संयंत्र। इसके बाद 2 प्रति ऑक्सीकारक विटामिन के नाम बताओ। 2 प्रति ऑक्सीकारक विटामिन के नाम बताइए। वो है विटामिन ए और बी, विटामिन सी और डी, विटामिन सी और बी, विटामिन सी और ई। तो इसका सही ऑप्शन है विटामिन सी और ई, मतलब इसका चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का स्थायीकरण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन का स्थायीकरण किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश द्वारा होता है, जीवाणु स्थायीकरण द्वारा होता है, उर्वरक फैक्टरी द्वारा होता है, उर्वरक उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विटामिन जो प्रति ऑक्सीकारक है और आरबीसी बनाने में मदद करता है तथा जनन व रुधिर के थक्के को रोकता है, तो वो है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो इसका सही ऑप्शन है विटामिन ई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि विटामिन जो मस्तिष्क धमनियों और रुधिर कोशिकाओं और मजबूत बनाने में मदद करता है, तो वो सही है विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर तो इसका सही ऑप्शन देख सकते हैं और विटामिन 12 इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि डायरिया ज्वलनशील श्लेष्मल झिल्ली त्वचा पर सल की दाह के लक्षण है, खालिस्तान है, तो परिणाम स्वरूप देखे जाते हैं, तो वो है पीलेगेरा, बेरीबेरी, स्कर्वी या रिकेट्स। तो सही ऑप्शन है पीलेगेरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जल प्रदूषण को कम करने हेतु कपड़े एवं कागज पर ब्लीचिंग करने के लिए हरित रसायनों ने कौन से रसायन का प्रयोग करने की सलाह दी है? तो देख सकते हैं कि क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इसके बाद द्रव CO2। तो इसका सही ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि रिकेट्स और अस्थि सुबीरता की कम मात्रा लेने से होते हैं, तो अंडा, दूध, मत्स्य, यकृत का तेल, हरे पत्ते, मज़ेदार सब्जी, खट्टे फल, नट, सूखे मेवे, संपूर्ण अनाज, मत्स्य, मांस, अंडा। और इसका सही ऑप्शन है अंडा, दूध, मत्स्य, यकृत का तेल। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बीमारी के लक्षण है अतिसार, तपशोथ और मनोभ्रंश खालिस्तान बीमारी के लक्षण है, तो वो है पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरीबेरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही है पेलाग्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एल्कोहली शरीर विटामिन B1 को कम अवशोषित करते हैं, इसीलिए उनमें खालिस्तान बीमारी होने की संभावना है, तो है बेरीबेरी, एनीमिया, स्कर्वी या घेंगा। तो इसका सही ऑप्शन है बेरीबेरी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? बेरीबेरी। इसके बाद ये तीनों कनार, निहाई और रकाल तीनों किसके भाग है? ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं कि औजार बढ़ई द्वारा प्रयोग होते हैं, मानवीय आँख के भाग है, मानवीय कान के भाग है, हमारे खून के संगठक है। तो इसका सही ऑप्शन है मानवीय कान के भाग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन के लार के साथ अच्छे से मिश्रित हो पाती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, चर्वण कहलाती है, पाचन कहलाती है, पुनः संरण कहलाती है। तो वो कौन सा है? चर्वण। मतलब जो चबाने की प्रक्रिया होती है और जो इसके बाद जो लार के साथ उसमें घुल मिल जाती है, मिक्स हो जाता है अपना खाना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? चर्वण। और जिसकी लार नहीं आती है, हम उसको खाना ईजिली हम अपने पेट में नहीं उतार सकते, गील नहीं सकते, क्योंकि लार आती है तो वो भोजन को एक लिक्विड तरीके से बना देती है, और जो उसको खाना मतलब हम हमारे जो मुंह में जब चबाते हैं उसको बारीक करते हैं हम खाना चबाते टाइम, तो उसमें क्या हो जाता है कि लार और जो थूक होता है अपने मुंह का, लार बोल सकते हैं उसको, और जब चबाते हैं तो इस प्रक्रिया को चर्वण कहते हैं। और जब तो मिल जाती है तो हम इजीली अपने पेट में चली जाती है। और देखा होगा आपने कि किस तरीके से अपन करते हैं, गलती से अपने मुंह में कुछ आ जाता है तो हम उसको बाहर थूक देते हैं, तो उसकी हालत कैसी हो जाती है आप देख सकते हैं, तो वो लार में ही हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चर्वण कहते हैं। अमीबा किससे खाता है? अमीबा किससे खाता है दोस्तों? अमीबा दांत से खाता है, मुंह से खाता है, कूट पैर से खाता है या फिर स्पर्शक से खाते हैं? तो फिर देखते हैं कूट पैर के द्वारा अमीबा खाता है। इसके बाद अंतर्हित खाना कहलाता है
अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिरक्षण या सौम्यीकरण। तो इसका सही आ रहा है अंतर्ग्रहण, इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि खालिस्तान जो दांत नुकीले होते हैं उनका प्रयोग टुकड़ों को भेदने तथा तोड़ने में प्रयोग किया जाता है, वह कहलाते हैं। वो है कृंतक, रदनक, अग्रच वर्णक, इसके बाद चरण वर्णक। तो इसका सही ऑप्शन है रदनक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। निम्न में से किसे क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। वो है सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन, पानी या क्लोरोफिल। तो वो सही ऑप्शन है ऑक्सीजन। यदि निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण दोस्तों सूर्य की रोशनी में होती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी की ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल जो पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, और इसके बाद सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है, और इन्हीं की उपस्थिति में बहुत जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कवक द्रव्य किस जगह में रखा जाता है। तो ये देख सकते हैं कि पेटिसट्टा, मोनेरा, कवक या एनिमालिया। तो इसका सही ऑप्शन है मोनेरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इनमें से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। इनमें से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। वो है निम्नवक, चिल्ली, पुच्छिक कशेरुक, इसके बाद कर्मरूप परिशिका, इसके बाद नाखून। तो इसका सही ऑप्शन है नाखून। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मेंडल के समय सहलग्रहता के बारे में जानकारी होती है तो इनमें से कौन से नियम की व्याख्या उसे नहीं करनी पड़ती। तो है प्रभाविकता का नियम, इसके बाद बीजों संयोजन का नियम, इसके बाद स्वतंत्र अभिवन का नियम, इसके बाद जीन की शुद्धता का नियम। तो सही ऑप्शन है स्वतंत्र अभिवन का नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के पानी के तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान है क्योंकि समुद्र नदी से चौड़ा होता है, समुद्र नदी से गहरा होता है, इसके बाद समुद्र का घनत्व नदी से ज़्यादा होता है, तो और इसके बाद समुद्री लवड़ी होता है, तो समुद्र का घनत्व नदी से ज़्यादा होता है। इसका मतलब होता है कि पानी उसमें भरा हुआ रहता है, बहता नहीं है। तो समुद्र का पानी में तैरना बहुत आसान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है, वह वस्तु होनी चाहिए। स्थिर रहेगी, एक समान वेग से गति करेगी, त्वरित होगी या वृत्त के समान गति करेगी। तो इसमें रहेगी त्वरित होगी। इसके बाद 50वां क्वेश्चन देख सकते हैं जहाँ पे कि ध्वनि संचालन एवं परासन को संबोधित करता है तथा ध्वनि तरंगों के परावर्तन सिद्धांत एवं कार्य करता है, इसका प्रयोग है। तो इसका है मानव शरीर में ट्यूमर को पहचाने, इसका धमनियों सिराओं में खंडों का पता लगाने में, इसके बाद डूबे हुए जहाज़ों को ढूंढने में, इसके बाद दुश्मनों के वायुयान को निशाना बनाने में। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डूबे हुए जहाज़ों को ढूंढने में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन, रुधिर सहित मस्तिष्क शल्य कार्य की चिकित्सा के लिए हम खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। तो सही इसमें से पहला ऑप्शन है अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, सर्जिकल्स या चिकित्सक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन है अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य प्रकाश का कौन सा अवयव और सेल बनाने में प्रयोग होता है। तो वो सही है अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, हास्य प्रकाश, और इसका सही इसके बाद रेडियो आवर्ती किरणें। तो इसका सही ऑप्शन है हास्य प्रकाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि स्कूल के बस्तों में चौड़ी पट्टियाँ दी जाती है। स्कूल के बस्तों में चौड़ी पट्टियाँ दी जाती है, वो तो किस लिए होती है। तो देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है कंधे पर भार बढ़ाने के लिए, कंधे पर भार कम करने के लिए, आकर्षित दिखता है, या फिर यह सुविधाजनक होता है। तो दोस्तों इसमें से देख सकते हैं कि दो ऑप्शन हमको एक जैसे सही लग रहा है। देख तो एक ऑप्शन है ये सुविधाजनक होता है, और एक ऑप्शन लग रहा है कि ये कंधे पर भार कम करने के लिए। तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन तो है कंधे पर भार कम करने के लिए इसका यूज करते हैं, चौड़ी पट्टी लगाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रेक्षणों एवं प्रयोगों द्वारा विज्ञान को भौतिक और प्राकृतिक संसार की संरचना व व्यवहार के व्यवस्थित अध्ययन से परिभाषित किया गया है। निम्न में से कौन सा विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अंधविश्वास और जादू टोना, प्रकाश और ध्वनि, इसका चुंबक और विद्युत, इसके बाद भूकंप और सुनामी। तो इसका सही ऑप्शन है अंधविश्वास और जादू टोना। इसका पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बी आयतन और डी घनत्व की वस्तु को घनत्व रो के जल में डाला गया और उस वस्तु पर उत्प्लावन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी डी जी, बी रो जी, इसके बाद 1/2 बी ब्रैकेट के अंदर डी प्लस रो प्लस ब्रैकेट क्लोज जी, इसके बाद कैपिटल वी ब्रैकेट के अंदर डी माइनस रो ब्रैकेट क्लोज एंड जी। तो इसका सही आंसर है बी रो जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब 25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 500 न्यूटन का बल लगाया जाता है तब दाब होगा 250 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसके बाद 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसके बाद 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन है 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अर्बुद विज्ञान का संबंध किससे? तो इसके बाद कैंसर का अध्ययन और उसका उपचार, एड्स का अध्ययन और उसका उपचार, इसका टीबी का अध्ययन और उसका उपचार, इसके बाद ट्रॉपिकल रोग का अध्ययन और इसके बाद इसका सही ऑप्शन है वो है कैंसर का अध्ययन, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कमाने की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है उसे जब उसे संपीड़ित करते हैं, जब उसे खींचते हैं, जब वह अपने स्वाभाविक लंबाई पर होती है या फिर जब उसे ऊंचाई पर रखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है जब उसे खींचते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके बराबर होता है दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.6 × 10⁻³ जूल के बराबर, और दूसरा ऑप्शन है 3.6 × 10⁵ जूल के बराबर, इसके बाद 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर, या फिर 3.6 × 10⁸ जूल के बराबर। तो इसका सही ऑप्शन है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 20 न्यूटन का बल एक वस्तु की उसकी दिशा 10 मीटर में चल जाता है तो किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पे 0.5 जूल, 10 जूल, 20 जूल या 200 जूल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है 200 जूल, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद वाहनों में दिए गए ब्रेक, तो इसका क्या होगा, किसके लिए यूज होता है? घर्षण के बिना काम कर सकते हैं, घर्षण के बिना काम नहीं कर सकते हैं, या फिर घर्षण पर काबू पाने के लिए और दक्षता को कम करने के लिए और घर्षण को कम करने के लिए। तो सही ऑप्शन है इसका घर्षण के बिना काम नहीं कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन है इसका दूसरा वाला, घर्षण के बिना ये ब्रेक काम नहीं कर सकते, उसमें क्या चाहिए आपका फ्रिक्शन चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर कि 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस के परास के बीच का तापमान मापने के लिए किस प्रकार के तापमापी का प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्वारमापी, प्रयोगशाला तापमापी, पायरोमीटर, गैस तापमापी या पायरोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है पायरोमीटर। इसके बाद बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और स्थल समीर से संबंधित है। स्थल समीर से संबंधित है, पहला ऑप्शन है समुद्र से भूमि और चलने वाली ठंडी हवा, इसके बाद भूमि से समुद्र की ओर चलने वाली गर्म हवा, इसके बाद भूमि से समुद्र की ओर तेजी से चलने वाली ठंडी हवा, और इसके बाद इसमें से देख सकते हैं चौथा वाला ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन है भूमि से समुद्र की ओर तेजी से चलने वाली ठंडी हवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि एक लकड़ी की चम्मच एक आइसक्रीम के कप में डुबोई जाती है तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा? चालन प्रक्रम के द्वारा ठंडा हो जाता है, संवहन प्रक्रम के द्वारा ठंडा हो जाता है, इसका विकिरण प्रक्रम के द्वारा ठंडा हो जाता है, इसके बाद ठंडा नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ठंडा नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं
कि पानी का घनत्व घटता है। पानी का घनत्व कब घटता है? 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे और 4 डिग्री सेल्सियस पर, ए और बी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन है ए और बी दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना पदार्थ के ऊष्मागतिज अवस्था की विशेषता को प्रकट नहीं करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है तापमान, दाब, कार्य, आयतन। तो इसका सही ऑप्शन है कार्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि औद्योगिक प्रयोग के लिए बनाया गया एथेनॉल जहरीले कॉपर सल्फेट के मिले होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है, इसे जाना जाता है। औद्योगिक प्रयोग के लिए बनाया जाने वाला एथेनॉल जहरीले कॉपर सल्फेट के मिले होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है, इसे जाना जाता है। वह परिशुद्ध एल्कोहल, मेथिलेट स्पिरिट, वित्तीकृत स्पिरिट या फिर परिशोषित स्थित। तो देख सकते हैं परिशोषित स्थित, तो यहाँ पे देख सकते हैं विकृतिकृत स्पिरिट इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पेट्रोलियम के टूटने पर प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम के टूटने पर प्राप्त उत्पाद है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक और चक्री यौगिक। और इसके बाद नेक्स्ट है जो है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि कार्बन का कौन सा अपरूप जो विद्युत का चालन नहीं करता है? तो है कोक, फ्लोरीन, काजल या ग्रेफाइट। तो इसका सही ऑप्शन है ग्रेफाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन विद्युत का चालन नहीं करेगा? तो सोडियम क्लोराइड का विलयंस, इनके बाद संयुक्त सोडियम, ग्रेफाइट या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा द्रव पौधों के रंगे हुए अल्पांकिक मंक को बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही है पानी, ग्लिसरीन, सेफ्रीन नीन या फिर नीला मेथिलीन। तो इसका सही ऑप्शन है नीला मेथिलीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एथेनॉल अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई गैस उत्पन्न नहीं होती। तो इसका सही ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पिरिट लैंप को जलाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला ईंधन है। एक बार फिर से सुनिए, स्पिरिट लैंप को जलाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला ईंधन है। तो इसका इसमें से पहला ऑप्शन है परिशुद्ध एल्कोहल, मेथनॉल। इसके बाद परिशोधित स्पिरिट या फिर मेथिलेटिक स्पिरिट। तो इसका सही ऑप्शन है मेथिलेट स्पिरिट। चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा मानव कपोल कोशिका जो कि मिथाइलिन बलू से रंजित है वह ग्लाइसरीन में माउंट है को प्रेक्षित किया गया है। तो देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव केंद्रक, इसका कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव केंद्रक, इसके बाद कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, गाल्जी बॉडी और लाइसोसोम्स। तो इसके बाद कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव केंद्रक, माइक्रोटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव केंद्रक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे साबुन की शोधन की क्रिया का कारण है। साबुन की शोधन क्रिया का कारण है तो वो कौन सा है? उसकी क्षारीय प्रकृति, उसकी पानी में विलयता या फिर उसका पानी को मृदुल बनाने का गुण। और इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है उसका तेली अशुद्ध कणों के साथ इमल्सन बनाने में पानी की मदद करने का गुण। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों उसका तेली अशुद्ध कणों के साथ इमल्सन बनाने में पानी की मदद करने का गुण। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, शीला हड़ोलक तक उतक की स्लाइड में खाली स्थान का अवलोकन करती है, ये प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन है परिपक्व अवस्था में मृत जीव द्रव्य, केवल अनंत कोशिका समान या पतला कोशिका द्रव्य या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है परिपक्व अवस्था में मृत जीव द्रव्य। इसके बाद देख सकते हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सिनेमा के पर्दे पर गतिमान चित्रों को किस कारण से देख सकते हैं? जो चित्र सिनेमा जो हम यहाँ पे फिल्म देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सिनेमा के पर्दे पर गतिमान चित्रों का किस कारण देख सकते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो देख सकते हैं कि
दृष्टि निर्बंध या फिर सुस्पष्ट दर्शन की कमी दूरी या फिर डिफोक्सी लेंस। तो इसका सही है दृष्टि निर्बंध। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पानी और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवशोषित विकिरण हैं। तो वह पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें या अवरक्त किरणें। तो इसका सही ऑप्शन है अवरक्त किरणें। इसके बाद देख सकते हैं कि शोर का स्तर को किस में मापा जाता है। शोर का स्तर को किस में मापा जाता है, तो वह है हर्ट्स में, किलो हर्ट्स में, मेगा हर्ट्स में या डेसीबल्स। तो इसका सही ऑप्शन है डेसीबल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में क्या सत्य है। तो वो है हर मनुष्य में प्राकृतिक के रूप में आने वाली विचारों के प्रक्रम का सुधार कराना। इसके बाद ये केवल प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाला प्रक्रम है या फिर ये हमारी दैनिक जीवन की स्थिति को प्रभावित करती है। और फिर इसके बाद लास्ट ऑप्शन है दोस्तों कि ये सिर्फ नौकरी पाने के लिए अध्ययन करने का काविश्य नहीं है। तो इसका सही है हर मनुष्य में प्राकृतिक रूप से आने वाले विचारों के प्रक्रम का सुधार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तब आकाश हर रंग होगा। तो क्या होगा, गहरा नीला, काला, लाल या सफ़ेद। तो वह काला होगा दोस्तों। इसके बाद निम्नलिखित में से विषम का चुनाव कीजिए, मतलब ये चार में से कोई तीन एक है और एक अलग है। तो इसका सही ऑप्शन चुनना है हमको कोशिका शरीर, एक जौनान और सट्रिएशन और दुमाक्ष। इसके बाद सट्रिएशन। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सट्रिएशन। इसका ऑप्शन सही है सट्रिएशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर गिरने के बाद दर्पण में 30 डिग्री का कोण बनाती है। परावर्तन होने पर किरण किस कोण से विचलित होती है। तो इसका सही ऑप्शन देख सकते हैं कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 120 डिग्री, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जब किसी द्रव का क्वथनांक ज्ञात किया जाता है तो सही ऑप्शन इसमें से देख सकते हैं कि थर्मामीटर को द्रव में डालकर रखना चाहिए। इसके बाद थर्मामीटर को फ्लास्क के मुख पर रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन थर्मामीटर द्रव के ऊपर परंतु वाष्प में घिरा हुआ होना चाहिए। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके लिए थर्मामीटर को कहीं भी रखा जा सकता है क्योंकि ये क्वथनांक को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही है कि थर्मामीटर द्रव के ऊपर परंतु वाष्प से घिरा हुआ होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि एक विद्युत इस्त्री में स्थित 500 ओम के प्रतिरोध के सिरों में 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो 10 सेकंड में उत्पादित ऊष्मा की गणना करो। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1250 जूल, 1200 जूल या फिर 2 जूल या फिर 0.5 जूल। तो इसका सही है 1250 जूल होगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं दृष्टि धारा की आवृत्ति होती है। दृष्टि धारा की आवृत्ति क्या होती है, 0 हर्ट्स, 100 हर्ट्स और 60 हर्ट्स या फिर 50 हर्ट्स। तो इसका सही ऑप्शन है 0 हर्ट्स। दृष्टि धारा की जो आवृत्ति होती है वो 0 हर्ट्स होती है। इसके बाद लघु परिपथ के समय परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, वो है भारी मात्रा में घटती है, परिवर्तन नहीं होती है, भारी मात्रा में बढ़ती है या फिर लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो सही ऑप्शन है भारी मात्रा में बढ़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, तो वो है इस्पात, लोहा, वायु या जल वाष्प। तो इसका सही ऑप्शन है वायु। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे जल में एथेनॉल, दूध, दही और ग्लिसरीन के मिश्रण दर का क्रम होगा। तो वह है दूध, शहद, ग्लिसरीन, एथेनॉल, एथेनॉल, ग्लिसरीन, शहद, दूध या फिर एथेनॉल, दूध, ग्लिसरीन, शहद, ग्लिसरीन, एथेनॉल, दूध, शहद। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों एथेनॉल, दूध, ग्लिसरीन, शहद। इसके बाद देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रोटॉन के कौन से गुण बदलेंगे यदि यह चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त रूप से घूमता है। तो इसका सही ऑप्शन है द्रव्यमान, चाल, वेग और संवेग या द्रव्यमान और वेग। तो इसका सही ऑप्शन आपके सामने है वेग और संवेग, मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन के बारे में वर्णित गलत कथन चुनिए। तो वो है पहला ऑप्शन ऑक्सीजन का संकलन
दूसरा ऑप्शन है किसी ऋण विद्युतीय तत्व का संकलन, दूसरा वाला। इसके बाद तीसरा वाला देख सकते हैं तत्व का घनावेश में वृद्धि, और इसके बाद चौथा वाला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का संकलन। तो इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का संकलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर क्रम में लगी हुई 40 वाट की ट्यूबलाइट जो 240 वोल्ट की अधिपूर्ति 5 एम्पियर के फ्यूज पर सुरक्षित रूप से कार्य कर सकती है, उनकी अधिकतम संख्या होगी 5, 15, 20 या 30। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 30। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है 30 होगी। इसके बाद वनमूलन किस पर प्रभावी चेतना देता है? तो इसका देख सकते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन घास के मैदान को बढ़ाना, खरपतवार पर नियंत्रण, मृदा अपरदन, सूर्य का प्रकाश, या फिर इसका सही ऑप्शन होगा मृदा का अपरदन करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि ऊर्जा के किस रूप में सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति संयंत्र का परिणाम नहीं है? तो इसका सही है लोगों का विस्थापन, बाढ़ का आना, मेथेन का उत्पन्न होना, इसके बाद पारिस्थितिक असंतुलन, इसके बाद सही ऑप्शन है और मेथेन का उत्पन्न होना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का हार्नेस करने में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसमें जर्मनी, डेनमार्क, भारत या चीन। तो इसका सही ऑप्शन है जर्मनी। देखिए दोस्तों, बाहर का क्वेश्चन भी आ चुका है, मध्य प्रदेश नहीं, इंडिया से बाहर का भी क्वेश्चन है ये। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कि सौर कुकर को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुकर बॉक्स का आवरण किसका बना होना चाहिए? तो यहाँ पे पारदर्शी प्लास्टिक की चादर का, चमकदार एल्युमिनियम की चादर का, पारदर्शी की कांच की चादर का, नमनीत पत्र की चादर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं पारदर्शी कांच की चादर का होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि मछली या भोजन और कौन से मुख्य तत्व प्रदान करती है? तो इसमें देख सकते हैं पहला ऑप्शन केवल हाइड्रोहाइड्रेट, केवल कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद प्रोटीन, वसा तथा विटामिन्स, केवल प्रोटीन्स या फिर केवल वसा। तो इसका सही ऑप्शन है प्रोटीन, वसा तथा विटामिन्स। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि मधु वाटिकाओं का निर्माण किसके पालन के लिए होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपके सामने मक्खियों के, सेब के, मछलियों के या फिर फूलों के। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मक्खियों के ऑप्शन सही है। तो मतलब तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए देख सकते हैं कि भोजन पिरामिड भोजन तत्वों के व्यवस्थितीकरण को प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन है देश के उत्पादन को घटते हुए क्रम में, इसके बाद हमारे आहार में उसकी महत्व के घटते हुए क्रम में, तीसरा ऑप्शन है हमारे आहार में उसकी आवश्यकता के बढ़ते हुए क्रम में, इसके बाद चौथा ऑप्शन है हमारा कि एक संतुलित आहार में आवश्यक अनुपात के क्रम में। तो इसका सही आंसर है आपके लिए एक असंतुलित आहार में आवश्यक अनुपात क्रम में। तो इसका ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पेपर मिला है और आपकी उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आपकी जो तैयारी है उसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला होगा। आपकी जो तैयारी है उसमें काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे आप। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको निरंतर इसकी तैयारी करा रहे हैं एनएम की। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए डेली वीडियो बना रहे हैं। और इसके बाद हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक कमेंट ज़रूर करना। और इसके बाद एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।